Hello students, welcome to GRD classes. In today's lecture, we will continue with our chapter that is wave optics. तो वेव ऑप्टिक्स हमने जैसे लास्ट क्लास में एक टॉपिक किया था दैट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या था, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का हमने यूज करके पाथ डिफरेंस निकाला था ब्राइट एंड डार्क पॉइंट्स के लिए। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो लास्ट में हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था जिसके अकॉर्डिंग ब्राइट पॉइंट्स के लिए जो कंडीशन होती थी वो P विच इज इक्वल्स टू एक्स डी अपॉन डी एन लैम्डा की बराबर था। तो nth ब्राइट के लिए हमारे पास क्या था बेटा, हम इसके पैर में छोटा सा एक्स एन पुट कर देते थे और यहाँ पर ये एन लैम्डा हो जाता था। तो एक्स एन इज इक्वल टू एन लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। तो ये मेरे पास ब्राइट पॉइंट्स की कंडीशन आई थी। इसके बाद डार्क पॉइंट्स के लिए हमारे पास एक सीन था कि डार्क पॉइंट्स के लिए जो कंडीशन थी P विच इज इक्वल्स टू, अब मैं सीधा डायरेक्ट लिखता हूं कि nth डार्क के लिए पूछना चाहता है, एक्स एन डी बाय डी, यहाँ पर डैश लगा देंगे क्योंकि हम डार्क पॉइंट्स के लिए निकाल रहे हैं। ये 2n-1 लैम्डा बाय 2 की बराबर था। तो अगर मैं इतना फॉर्मूला देखता हूं तो बेटा मेरे पास xn जो आ जाएगा 2n-1 लैम्डा बाय 2 मल्टीप्लाई बाय डी बाय स्मॉल डी। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो स्मॉल डी है वो डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स है और हमारे पास स्लिट्स क्या थी, S1 S2, और कैपिटल डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन। ओके, तो ये थे मेरे पास लास्ट क्लास के लास्ट टॉपिक जिसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर पाथ डिफरेंस के बारे में बताया था। अब मैं इसी के बाद स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अब ये कहता है इसके बाद कि फ्रिंज विड्थ क्या होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है सभी बच्चों के लिए, दैट इज फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ इज डिनोटेड बाय बीटा। तो फ्रिंज विड्थ जो है उसे बीटा से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो मैं आपके लिए पहले एक फिर से ये जो डायग्राम बनाया था हमने, इसमें ये स्क्रीन है और स्क्रीन पर ये सेंट्रल ब्राइट पॉइंट था और ये बेटा फर्स्ट ब्राइट था। ठीक है, तो मैंने करा है कि जो फर्स्ट ब्राइट का पॉइंट है ना, इसको मैं थोड़ा सा पास में बना लेता हूँ। तो दिस इज माई फर्स्ट ब्राइट, लेट इट बी P1। तो दूसरी साइड पर P1 डैश बनेगा। अगर ये मेरे पास सेकंड ब्राइट है P2, तो नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस मान लेते हैं, तो इसको P2 डैश एक और ब्राइट पॉइंट मिलेगा। ऐसे ही मैंने बोला कि ये nth पॉइंट है, दिस इज nth ब्राइट Pn। तो इसी तरीके से नेगेटिव वाई एक्सिस में मेरे पास क्या आ जाएगा, Pn डैश। ये सारे क्या है, ब्राइट पॉइंट्स हैं। ओके, तो इट मींस कि ये स्लिट S1 S2 से जो लाइट जा रही है, ये सोर्स S है जहां से लाइट स्टार्ट हुई है। तो लाइट इस तरीके से गई। तो ये कहता है कि जो आपको स्क्रीन पर नजर आता है कुछ पैटर्न ऑब्टेन होता है आपको। तो ये जो पैटर्न है कहता है कि सेंट्रल ब्राइट पर हम क्या बोलते हैं कि जो क्रेस्ट बनता है ना, ये जहां जहां पर क्रेस्ट बनता है तो इट मींस ये ब्राइट पॉइंट्स थे, और जहां जहां पर ट्रफ बनेगा वो मेरे डार्क पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से याद रखिए। तो कहता है कि अगर मेरे पास सेंट्रल ब्राइट पॉइंट है तो इट मींस उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरीके से होगा। स्क्रीन पर यहाँ पर व्हाइट नजर आएगा, तो ये इस तरीके से है, ठीक इस तरीके से, और ठीक इस तरीके से nth के लिए। अगर यहाँ पर मैं P1 के लिए बनाऊंगा तो बेटा ये इस तरीके से बनेगा, P2 के लिए बनाऊंगा तो बेटा ये इस तरीके से बनेगा, और ऐसे ही ये किसके लिए बन जाएगा, nth ब्राइट के लिए। ओके,
तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये बताता है कि ये वाले जो पॉइंट हैं ये ब्राइट है, ये हमारे पास सेंट्रल ब्राइट है, ये ब्राइट पॉइंट्स है, और ये वाले जो पॉइंट्स है यहाँ पर, तो इसको मैं डार्क कलर से दिखाऊंगा, तो ये ब्लैक कलर से मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो ये जो मेरे पास पॉइंट्स हैं, दीज आर माय डार्क पॉइंट्स। ओके, तो ये स्क्रीन पर डार्क पॉइंट्स नजर आते हैं। ठीक है, अब कहता है कि फ्रिंज विड्थ क्या हुआ। तो फ्रिंज विड्थ ये कहता है कि अगर ये डार्क पॉइंट है तो ये किसी डिस्टेंस पर नजर आ रहे हैं, जितने डिस्टेंस पर क्या नजर आ रहा है, ब्राइट पॉइंट्स। कहता है कि दो ब्राइट पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को बीटा कहते हैं। सिमिलरली दो डार्क पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को भी क्या बोला जाएगा, बीटा। तो यहां से मेरे पास एक डेफिनेशन बनती है कि फ्रिंज विड्थ क्या हुआ। इट इज द सेपरेशन बिटवीन द टू सक्सेसिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस। तो यहां लिख सकते हैं इट इज द सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट, और यू कैन सी डार्क पॉइंट्स कह सकते हैं, और डार्क फ्रिंजेस भी कहा जा सकता है। तो ये था फ्रिंज विड्थ। तो कहता है बीटा के लिए क्या रिप्रेजेंटेशन होगी। तो कहता है x1 x2 xn, जो बीटा का फॉर्मूला आया है nth ब्राइट के लिए, तो हम उसी के साथ इसको इक्वेट कर देते हैं। तो फॉर nth ब्राइट, और यू कैन से फ्रिंज विड्थ फॉर ब्राइट पॉइंट्स, तो वी कैन से बीटा, दिस इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ, विच इज इक्वल्स टू लैम्डा d अपॉन d इज द फॉर्मूला फॉर फ्रिंज विड्थ। ठीक है, तो लैम्डा d बाई डी ब्राइट पॉइंट्स के लिए भी है, और लैम्डा d बाई डी डार्क पॉइंट्स के लिए भी है। ब्राइट, और यू कैन से यहां पर लगा देंगे आप डार्क फ्रिंज के लिए। ठीक है, तो दोनों के लिए हमने यहाँ पर क्या निकाल दिया, सेम फॉर्मूला निकाल दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट है कि ये तो हो गया बीटा। तो अब इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। टॉपिक है दैट इज सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। क्या होता है सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है इसकी डेफिनेशन। तो कहता है कि ये जो आपने इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है ब्राइट और डार्क पॉइंट्स का, तो टाइम के रिस्पेक्ट में, जैसे मेरे पास फर्स्ट ब्राइट नजर आ रहा है, लेट इट बी B1, फिर B2, ऐसे क्या है ये nth ब्राइट के लिए Bn है। तो इस तरीके से जो ब्राइट पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, डार्क पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, तो टाइम के रिस्पेक्ट में जो इनकी इंटेंसिटी है वो कम ना हो जाए। क्या ना हो जाए बेटा, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा कह सकते हो, पोजीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क पॉइंट्स क्या हो जाए, इसकी मिक्सअप ना हो जाए टाइम के रिस्पेक्ट में। जैसे 1 सेकंड के लिए जैसे मैंने स्टार्ट करा एपरेटस, और जैसे सोर्स एस से लाइट निकली, S1 S2 स्लिट्स के पास होने के बाद स्क्रीन पर मैंने बोला 5 सेकंड्स तक ये पैटर्न नजर आया। अगर 5 सेकंड्स तक ये पैटर्न नजर आता है तो उसके बाद क्या होता है कि टाइम के रिस्पेक्ट में वो मिक्सअप ना हो जाए। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कोई चेंज नहीं आता तो उसे हम सस्टेन्ड इंटरफेरेंस कहते हैं। तो अब हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस के अकॉर्डिंग कहता है कि द इंटरफेरेंस पैटर्न इन इंटरफेरेंस पैटर्न in which the position of maxima मतलब ब्राइट पॉइंट्स, एड मिनिमा मतलब डार्क पॉइंट्स, ठीक है, ऑफ इंटेंसिटी ऑन द ऑब्जर्वेशन स्क्रीन do not change with time
is called sustained interference. Sustained interference. तो ये डेफिनेशन आपको याद करनी है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब इसकी कुछ कंडीशन है सस्टेन्ड इंटरफेरेंस की, जो हमें एक बार देखना है। तो कहता है अकॉर्डिंग टू द सस्टेन्ड इंटरफेरेंस द फॉलोइंग कंडीशंस आर, तो कहता है कि द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग अ सस्टेन्ड एंड ऑब्जर्वेबल इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ लाइट आर एज फॉलोज। कहता है कि द टू सोर्सेज शुड continuously emits waves of same frequency और wavelength। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोनों वेव्स जिन S1 S2 से जो लाइट पास हो रही है तो वो कंटिन्यूसली एमिट होती रहे और जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी हो और सेम वेवलेंथ हो। ठीक है, कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए, तो शुड बी कोहेरेंट होना चाहिए। फॉर अ बेटर कॉन्ट्रास्ट, अगर कॉन्ट्रास्ट हमें अगर स्क्रीन पर चाहिए बिटवीन मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ इंटेंसिटी, द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द इंटरफेरिंग वेव्स शुड बी इक्वल हो। ठीक है, तो कहता है इसके बाद फोर्थ पॉइंट भी एक बार रीड करिए। कहता है टू सोर्सेज शुड बी नैरो और अदरवाइज इंटरफेरेंस will occur between waves of different parts of the same source and contrast will be poor। तो ज्यादा जो पिन होल है वो पिन होल जितना ही साइज हो, ज्यादा डायमेट्रिकल का साइज नहीं होना चाहिए। अच्छा, कहता है द इंटरफेरिंग वेव मस्ट ट्रेवल नियरली अलोंग द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में सेम फेज में होने चाहिए। द सोर्स शुड बी मोनोक्रोमेटिक। तो कोई से भी आपको दो पॉइंट्स आपको याद करने हैं। सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन होनी चाहिए इनकी। टू हैव सफिशिएंट फ्रिंज विड्थ, द डिस्टेंस बिटवीन द टू कोहेरेंट सोर्स शुड बी स्मॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए डिस्टेंस, तो स्मॉल हो। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सेज एंड द स्क्रीन शुड बी लार्ज हो, तो जिससे हमारे पास एक अच्छा पैटर्न स्क्रीन पर शो हो। ठीक है, तो इस तरीके का जो पैटर्न है हमारा जो स्क्रीन पर ऑब्टेन होना चाहिए, इसकी मिनिमम कंडीशंस थी। तो अब इसके बाद नेक्स्ट है सस्टेन्ड इंटरफेरेंस के बाद एक और छोटा सा टॉपिक जो आपको करना है। तो कहता है कि ये ना जो ये फर्स्ट ब्राइट फर्स्ट डार्क पॉइंट्स जो स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, तो उनका कुछ इंटेंसिटी थी मैक्सिमम और यू कैन से मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। तो इंटेंसिटी जो होता है आप सभी को पता है, तो एक टॉपिक हम यहाँ पर छोटा सा टॉपिक है, कहता है कंपैरिजन ऑफ इंटेंसिटीज एट मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो देखते हैं, तो आप सभी बच्चों को पता है कि इंटेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की बराबर है। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं, तो कहता है कि लेट A1 एंड A2 बी द एम्पलीट्यूड। जो ये स्लिट्स है, ये स्क्रीन है, ये सोर्स है, तो ये इस तरीके से वेव आगे जाएगी, यहां से इस तरीके से जाएगी। तो फर्स्ट ब्राइट मान ले जाए P है, इसका कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड है, इस वाली वेव का कुछ अपना एम्पलीट्यूड है। तो A1 एंड A2 बी द एम्पलीट्यूड एंड I1 and I2 be the intensities of light waves। तो अगर I1 I2 इनकी इंटेंसिटी है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस से, तो आपको पता है कि एज इंटेंसिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो देयरफॉर I1 अपॉन I2 आप क्या कर सकते हो अगर इंटेंसिटी की रेशियो निकालनी है, A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर। दिस इज माय इक्वेशन 1। अब इसके बाद अब ये कहता है इसके बाद कि मान लिया जाए एम्पलीट्यूड एट अ मैक्सिमम इन इंटरफेरेंस पैटर्न जो होगा
इंटरफेरेंस पैटर्न, उसको हमने A1 प्लस A2 मान लिया। मैक्सिमा के लिए A1 प्लस A2 और मिनिमम के लिए A1 माइनस A2 मान लिया। ठीक है, तो देयरफॉर इंटेंसिटी जो होगी मैक्सिमा बाय इंटेंसिटी मिनिमा जो होगी वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पर हम A1 प्लस A2 का स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन A1 माइनस ऑफ A2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं चाहूं तो इसी को और तरीके से भी लिख सकता हूं। किस तरीके से लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं इस तरीके से। मैंने क्या करा है, इसको डिवाइड कर दिया गया है पहली वाली इक्वेशन को A2 से, और यू कैन से A1 बाय A2 बन जाएगा, प्लस ऑफ 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे वाली इक्वेशन को भी मैंने A2 से डिवाइड कर दिया, A1 बाय A2 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपने लेट कर लिया कि R जो है वो A1 बाय A2 की बराबर है। तो अगर ये एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता तो इंटेंसिटी के लिए अंडर द रूट हो जाएगा। क्लियर? तो अगर ऐसा होता है तो ये क्या कहता है, ये क्या है, एम्पलीट्यूड रेशियो है ऑफ टू वेव। क्लियर? तो A1 बाय A2 को आप क्या लिख सकते हो, दैट इक्वल्स टू R प्लस 1 का स्क्वायर, और नीचे लिख सकते हो R माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यू कैन राइट R प्लस 1 अपॉन में R माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर यहां तक क्लियर होता है तो ये एम्पलीट्यूड एट अ मैक्सिमम इंटरफेरेंस पैटर्न और एम्पलीट्यूड एट अ मिनिमम इंटरफेरेंस पैटर्न का आपको रेशियो फॉर्मूला मिल गया, किसका, इंटेंसिटी के लिए। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड की भी रेशियो का पता चल जाएगा। तो कहता है कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है न्यूमेरिकल के लिए। तो क्या इंपॉर्टेंट बात क्या करना है कि अगर मान लिया जाए इफ W1 एंड W2 जो है आर द विड्थ ऑफ टू स्लिट्स S1 एंड S2 है, तो W1 बाय W2 जो हो जाएगा वो बेटा I1 बाय I2 हो जाएगा, ये A1 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर हो जाएगा, विच इज इक्वल टू R स्क्वायर की बराबर हो जाएगा। तो ये वाला जो फॉर्मूला है आप सभी बच्चों को याद रखना है, क्योंकि ये इसी फॉर्मूले पर आपका एक क्वेश्चन बन जाता है और वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो अगर सिलेबस कटा है टर्म 2 में ये वाला पार्ट और नहीं भी कटा तो ये वाला टॉपिक आपको एंट्रेंस लेवल के लिए भी याद रखना है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं सो दैट हमारा ये वाला जो पार्ट है और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो अब ये कहता है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन नजर आ रहा है, कहते हैं कि टू कोहेरेंट सोर्सेज है जिनके पास इंटेंसिटी की जो रेशियो है वो 25:16 है। क्लियर? 25:16 है, और इसके बाद ये कहता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द मैक्सिमा टू द मिनिमा आफ्टर द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट अकर्स। तो ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी की रेशियो के बारे में वो पूछता है। तो आंसर में हम जो सबसे पहले लिखेंगे, तो R जो हमने अभी पढ़ा है वो किसके बराबर है, A1 बाय A2 विच इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ I1 बाय I2 की बराबर। तो बेटा इंटेंसिटी की रेशियो दे रखी है और यू कैन राइट 25/16, यू विल गेट 5/4। तो 5/4 विच इज इक्वल टू किसकी बराबर, A1 बाय A2 की बराबर हो जाएगा। और यू नो दैट कि I मैक्स अपॉन I मिनिमम जो होता है वो R प्लस 1 अपॉन में R माइनस 1 का होल स्क्वायर की बराबर है। और यू कैन राइट 5/4 प्लस 1 का स्क्वायर, और यू कैन राइट 5/4 माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर। अगर फॉर्मूला याद हो जाता है ये वाला तो आपके लिए ये बाएं हाथ का खेल है, और यू कैन राइट सॉल्व करके आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो ये है। तो आई होप कि आज के लेक्चर में जो हमने इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा और सस्टेन इंटरफेरेंस के बारे में डिस्कशन किया, अगर आपको कोई भी डाउट है इन टॉपिक से रिलेटेड तो कॉन्टेक्ट ऑन माई व्हाट्सएप नंबर और ऑन माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।